बन चुकी है। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि सोचा नहीं था किसी ने कि आयोग की मांग करते करते आप पार्टी बना देंगे। जी देखिए, सबसे पहले तो आप मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ पर बात आती है आयोग की, देवभूमि क्षेत्रीय संगठन, देवभूमि स्वर्ण संगठन लगातार 2 साल से इसके लिए प्रयासरत है। और हम लोगों ने जिस भी स्तर पर संभव हो पाया उस स्तर पर इस लड़ाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। जहाँ पर बात आती है पार्टी की, तो पार्टी एक विकल्प है सिर्फ, और वो विकल्प है कि जिस प्रकार से पिछले 1-1.5 साल से हम लगातार सड़कों पर हम लोग लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। 24 दिन हम लोगों ने जेलों के अंदर काटे। भाजपा कांग्रेस के एक भी विधायक ने, एक भी नेता ने हमारे बारे में बात नहीं करी, हमारी मांगों का समर्थन नहीं किया। तो हमारा ना पहले उद्देश्य था, ना आज है और ना कभी आगे हो। देवभूमि क्षेत्रीय संगठन, देवभूमि स्वर्ण संगठन ने आज ये देवभूमि जनहित पार्टी का अगर गठन किया है तो वो उसका मात्र उद्देश्य ये है कि हमारे लोग जो समाज के बीच में से वो चुनाव जीतकर अंदर विधानसभा में जाए। और जो ये वहाँ पर 68 विधायक जो बैठे, जो सिर्फ एक आज तक जाति के नाम पर राजनीति करते आए, और जहाँ पर 75% स्वर्ण समाज को अनदेखा करते आए, तो जब हमारे लोग, पार्टी के लोग अंदर जीत कर जाएंगे तो वो सबके लिए बराबर बात करेंगे। स्वर्ण आयोग की मांग जहाँ पर हम लोग लगातार करते आ रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने छलावा किया, और जब छलावा किया तो अपनी बातों से मुकर गए, और जब अपनी इज्जत बचाने पर आई तब हमारे ऊपर झूठे केस लगवा के हमको 24 दिन अंदर करवा दिए। हमारे लोग अंदर जाएंगे। हमने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जो स्वर्ण आयोग है, स्वर्ण आयोग एक एक्ट के रूप में, कानून के तौर पर इस हिमाचल प्रदेश में मजबूती के साथ लागू हो, जो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी। इसके बाद भी आयोग की मांग क्या जारी रहेगी, या फिर जो मांग थी, जो लोगों को हक दिलाने की आप लोगों की मांग थी, क्या वो जारी रहेगी? क्या हक दिलाए जाएंगे? जी देखिए वर्षा, ऐसा है कि जहाँ पर बात अधिकारों की लड़ाई की आती है, और जिस प्रकार ये लड़ाई का हमने एक अगला कदम उठाया है, हर लड़ाई में कदम होते हैं। पहले हम लोग ज्ञापन देते थे, फिर उसके बाद हम लोग आक्रोश रैलियां निकालते थे, फिर विरोध प्रदर्शन करते थे, भूख हड़तालें करते थे, और हमने तो किस स्तर तक जाकर 1050 किलोमीटर पद यात्रा निकाली, पूरे हिमाचल प्रदेश में विधानसभा को घेराव किया। हम लोग कदम बढ़ाते गए, हर इस लड़ाई का जो स्वरूप है वो बढ़ता गया। आज इस लड़ाई का स्वरूप हमने एक और कदम आगे बढ़ा कर लिया है कि देवभूमि जनहित पार्टी इस हिमाचल प्रदेश में गठित होगी। हिमाचल के लोगों की अपनी पार्टी, देवी देवताओं की ये जो भूमि है उनकी अपनी पार्टी इस हिमाचल प्रदेश में गठित होगी। जहाँ पर बात स्वर्ण समाज 62 लाख लोगों के अधिकारों की आती है, तो हम लोग जहाँ पर एक कहा जाता है कि हम लोग दूसरों के विरोधी, हम लोग पूरा हिमाचल प्रदेश ही नहीं, पूरा का पूरा देश इस बात का सबसे बड़ा गवाह है कि हम लोग कभी किसी के खिलाफ हम लोग सड़कों पर नहीं उतरे, कभी किसी के विरोध में हम लोग सड़कों पर नहीं उतरे, कभी किसी के अधिकारों को खत्म करने के लिए हम लोग सड़कों पर नहीं उतरे। हम लोग जितनी बार उतरे अपने अधिकारों की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे। और जब हम लोग बात आती है पार्टी के स्वरूप में आगे बढ़ाने की, एक कदम आगे बढ़ाने की, तो इस हिमाचल प्रदेश में जो स्वर्ण समाज की जो मांगे, जो लड़ाई लगातार चलती आ रही है, लगातार इनकी जो हमारे समाज की जो मांगे उनको हिमाचल प्रदेश में पूरा किया जाए। ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि इस हिमाचल प्रदेश में जहाँ पर 48 विधायक हमारे बैठे, उनके होने के बावजूद भी हम लोगों को आंदोलन करने पड़े। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक वासी को कि जब देवभूमि जनहित पार्टी की सरकार इस हिमाचल प्रदेश में बनेगी, किसी को भी आंदोलन करने के लिए मजबूर नहीं करने दिया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति के प्रति हम लोग अपनी नैतिक जिम्मेवारी समझते हैं, और नैतिक जिम्मेवारी समझते हुए जो भी कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे, वो कदम पूरी के पूरे डंके की चोट पे हम अपने कदम आगे। रुमित जी, पार्टी डिक्लेयर हो गई है, अब साथ ही साथ ये भी डिक्लेयर कर देगी रुमित ठाकुर और मदन ठाकुर किस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जो चुनाव लड़ेंगे। मैंने शायद आपने सुना नहीं था, मैंने बड़े उससे कहा था कि जहां पर बात रुमित ठाकुर और मदन ठाकुर की आती है, तो रुमित ठाकुर और मदन ठाकुर किसी भी विधानसभा से चुनाव 2022 में नहीं लड़ेंगे। हम लोग इस हिमाचल प्रदेश में 68 सीटों पर अपने लोगों को हम लोग चुनाव लड़ाएंगे। 17 विधानसभाएं हमारी आरक्षित सीटें हैं, आरक्षित सीटों पर भी हम लोग लोगों को चुनाव मैदान में उतारेंगे। सबसे बड़ा है सुशील भृगु जी, जो अंदर एक बहुत अच्छा संगीत जिन्होंने पेश किया, और वो जब एक आरक्षित वर्ग से आते हैं और इस स्तर पर जब हम लोगों को समर्थन मिलता है, और हमारी तरफ से स्पष्ट, जब हम किसी के विरोधी नहीं है, तो पूरे हिमाचल प्रदेश के 85 लाख लोगों का पूर्ण आशीर्वाद और सहयोग देवभूमि जनहित पार्टी को मिलेगा, और इस हिमाचल प्रदेश की तकदीर बदलेगी, तस्वीर बदलेगी, और एक नया रूप पूरे के पूरे देश को इस हिमाचल प्रदेश को देखने के लिए मिलेगा। देखिए, आप दोनों जो है बड़ा चेहरा रहे हैं, रुमित और मदन के नाम से देवभूमि क्षेत्रीय संगठन स्वर्ण संगठन आगे चला है। अगर आप दोनों भी चुनाव में सामने नहीं आएंगे, तो क्या आपको लगता है कि आपके उतारे हुए उम्मीदवारों को लोग वोट दे पाएंगे? क्या उन्हें सफल बना पाएंगे? जी बिल्कुल,
क्योंकि बात आती है जहाँ पर रोमित और मदन की, तो रोमित और मदन जहाँ पर हिमाचल प्रदेश के 68 विधानसभाओं में घर घर जाने की बात आएगी, तो रोमित और मदन हर वो दरवाजा खटखटाएंगे जिस दरवाजे को खटखटाने से देवभूमि जनहित पार्टी की जीत इस हिमाचल प्रदेश में निश्चित होगी। और जहाँ पर बात आती है चुनाव लड़ने ना लड़ने, मुझे नहीं लगता कि हम लोग हमारे चुनाव ना लड़ने से किसी भी प्रकार का कोई असर पड़ेगा, लेकिन हाँ, उन लोगों की जुबानें जरूर बंद होंगी, उन लोगों की उम्मीदें जरूर धराशायी होंगी जो ये सोचते थे और जो ये कहते थे और जो ये बड़े उससे बोलते कि देखो जी ये लोग आए हैं, राजनीति करने आए हैं, चुनाव लड़ने आए हैं, चुनाव लड़ना इनका मुख्य उद्देश्य है। साहब, चुनाव लड़ना हमारा मुख्य उद्देश्य नहीं, हमारा उद्देश्य है इस हिमाचल की तकदीर और तस्वीर को बदलना। जो भी कदम हम लोगों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, हम कदम आगे बढ़ाएंगे। जो लोग इस बात से लोगों को मिसगाइड करते थे कि इन लोगों ने रोमित इलेक्शन लड़ेगा, मदन इलेक्शन लड़ेगा, देवभूमि जो जनहित पार्टी है वो देवभूमि क्षेत्रीय संगठन, देवभूमि स्वर्ण संगठन के द्वारा गठित की गई पार्टी। जहाँ पर बात रोमित और मदन की आएगी, तो रोमित और मदन हर उस जगह, हर उस स्तर पर खड़े हैं जहाँ पर पार्टी को जीत दर्ज कराने की हम लोगों को आवश्यकता पड़ेगी। रोमित भाई, जो पहले आपको कहते थे कि आप इलेक्शन में आना चाहते हो इसलिए सारा किया गया, क्या आपको नहीं लगता कि आज के डिसीजन के बाद वही लोग आपको बोलेंगे कि आप चुनाव से कहीं ना कहीं डर गए? देखिए साहब, ऐसा है कि जो लोग ये कहते हैं कि चुनाव से डर गए, तो मेरे परिवार के ऊपर भी बहुत से लोगों ने सवाल उठाए कि मैं ठाकुर हरिदास जी का पोता हूँ और मेरा जो परिवार है वो राजनीतिक परिवार है। अगर चुनाव लड़ना होता तो मैं तो कब का लड़ सकता था, मेरे लिए कोई प्लेटफॉर्म लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जिस तरीके से हम लोग छात्र राजनीति से आए, चाहे हम लोग जिस भी तरीके से आज तक हम लोग आगे, तो मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। चुनाव से वो लोग डरेंगे, घर घर जाकर वोट मांगने से उनको डर लगेगा जिन लोगों ने हमारे लिए धारा 144। आज एक तीसरी पार्टी का यहाँ पर जो है वो लॉन्च हुई है, उसका घोषणा हुई है। सिरमौर ही जगह क्यों चुनेगी और वो भी नारक्षित? जी, बात ऐसी है कि भगवान परशुराम की जन्मस्थली है जिला सिरमौर, रेणुका मैया का स्थान है, साथ में बिजट महाराज है, शिरगुल देवता है, और हिमाचल प्रदेश के हर कोने में हमारे देवी देवता वास करते हैं। जहाँ पर बात नारक की आती है, सिरमौर की आती है, तो पूरे हिमाचल प्रदेश में हर जगह से लोगों ने कहा कि हम लोग ये कार्यक्रम आयोजित करेंगे। और जैसे जिला नारक हमारे सिरमौर की टीम थी, तो उन्होंने कहा कि हम ये कार्यक्रम आयोजित करेंगे। तो जब इन्होंने जिम्मेवारी ली, तो जिम्मेवारी का निर्वहन करते हुए यहाँ के समस्त, खासकर रेणुका मैया, भगवान परशुराम, बिजट महाराज, शिरगुल देवता और हमारी कुचियाट माता का पूर्ण आशीर्वाद लेते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ से। रोमित भाई, पार्टी तो बन गई है, लेकिन इलेक्शन में घोषणा पत्र में क्या जो स्वर्ण आयोग की जो मांग थी वो घोषणा पत्र में भी होगी? देखिए, प्राथमिकता के तौर पर स्वर्ण आयोग को हम लोग कानून के रूप में इस हिमाचल प्रदेश में लागू करेंगे। और जहाँ पर बात आती है कि जाति पाति से ऊपर उठ के देवभूमि जनहित पार्टी काम करेगी, और जो ये लोग राजनीतिक दल फ्री का सामान बांटकर इस हिमाचल प्रदेश को बर्बाद करना चाहते हैं, उन लोगों को सबक सिखाने के लिए देवभूमि के जो लोग हैं वो अपनी मेहनत के दम पर हमेशा आगे बढ़ते रहें। और हम लोग किसी भी ऐसी फ्री में दी जाने वाली सेवा का हम लोग विरोध करते हैं। और अगर देवभूमि जनहित पार्टी की सरकार बनती है, शिक्षा और स्वास्थ्य के अलावा इस हिमाचल प्रदेश में कोई भी वस्तु मुफ्त में नहीं दी जाएगी। रूमी जी, आज आपने जो पार्टी बना दी है, अगर अब जयराम सरकार आप लोगों की जो मांग थी सरकार से, वो मांग अगर मांग लेती है, तो ये पार्टी इसी तरह बनी रहेगी या फिर कुछ और? जी देखिए, बात ऐसी है कि 16 मार्च से को जो आंदोलन हुआ, 15 मार्च तक का समय इस हिमाचल प्रदेश की सरकार के पास ऐसा था जिसमें मुख्यमंत्री ने अपने शब्द उन्होंने दिए थे कि मैं कानून के रूप में, एक्ट के रूप में इस आयोग को मैं लागू करूंगा। बजट सत्र 15 मार्च को खत्म हो गया, और उसके बाद जो अब ये सत्र ये जो वर्षाकालीन वाला जो सत्र होगा, तो इसमें एक जस्ट गेट टुगेदर होती है। इसमें कोई भी अगर प्रोविजन इस तरीके का लाते हो कहीं पर भी मान्य नहीं होता, क्योंकि उसके बाद तुरंत बाद जो आचार संहिता होती है वो लागू होती है। तो अगर प्रदेश की सरकार इस तरीके का कोई छलावा करने का प्रयास करेगी और करेगी डर के मारे, तो उनका कोई किसी भी प्रकार के छलावे में अभी इस हिमाचल प्रदेश के जो जनता नहीं आने वाली। भाई, नाम को लेकर कहीं ना कहीं जो सवाल उठेगा, जैसे सामान्य आयोग की बात हुई थी तो स्वर्ण आयोग पे जोर दिया गया था, अब देवभूमि जनहित पार्टी होगी, तो कहीं ना कहीं इस नाम पे भी थोड़ा जो लोग हैं वो सवाल जरूर उठाएंगे, जो आपके विपक्षी दल खास कर है, तो उनके लिए क्या कहना है इसमें? देखिए, विपक्षी दल हमारे भाजपा कांग्रेस है जी, ठीक है। उसके अलावा जहाँ पर बात समाज की आती है, तो हमारा कोई भी विपक्षी नहीं है समाज, क्योंकि हम लोग आज तक कभी किसी के खिलाफ जब हम सड़कों पर उतरे नहीं, जब हमने किसी के अधिकारों का विरोध किया नहीं, तो हमारा विपक्षी कौन? सबसे बड़ी बात ये है।
जो विपक्षी हैं भाजपा और कांग्रेस, जिनके 68 विधायक अंदर बैठे हैं, 24 दिन अंदर जो उन्होंने अपनी तरफ से प्रयास करने थे वो उन्होंने कर लिए। विपक्ष तो वो है। अब विपक्ष का सुपड़ा साफ होना है, भाजपा कांग्रेस का सुपड़ा साफ हिमाचल प्रदेश से होना है। देवभूमि जनहित पार्टी कितना बड़ा डेंट डाल सकती है? टेंट जो डालेगी, मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ, टेंट के माध्यम से हम तस्वीर और तकदीर दोनों बदल देंगे। इसी में जोड़ना चाहूंगा, जो देवभूमि जनहित पार्टी है उसका डेंट भाजपा को ज्यादा होगा या दोनों सरकारों को? देखिए, जो भी समाज विरोधी रहे और एक तरीके से स्वर समाज विरोधी रहे, हर उस व्यक्ति, हर उस नेता, हर उस दल को डेंट ही नहीं, महाडेंट पड़ने वाला। अब चौथा विकल्प भी, अब चौथा कहेंगे क्योंकि तीसरी पार्टी आपने कर दी है। आम आदमी पार्टी ने भी अपने पैर जो है पसारना शुरू कर दिया है। उनका जो अगर बात करें, गठन मजबूत होता दिखाई दे रहा है। भाजपा कांग्रेस दोनों ही दलों के लोग वहाँ भाग रहे हैं। वर्षा जी, हम नहीं थे अभी तक। हमने कहा था कि हम आ रहे हैं और हम आ गए। डंके की चोट पे आ गए, गाजे बाजे के साथ आ गए। इन सब की जड़ें उखाड़ने के लिए हम लोग आ गए। अब जब हम आ गए तो हिमाचल प्रदेश में जहाँ पर बात तीसरे की आती है, भाजपा कांग्रेस को राजनीतिक दल के रूप में आप दो ले लो, लेकिन इस हिमाचल प्रदेश के अपने लोगों की पार्टी के रूप में हम लोग पहले हैं, ना तीसरे हैं ना चौथे हैं, हम पहले हैं। और हम पहले वो लोग हैं जिन्होंने इस हिमाचल प्रदेश में व्यक्ति के अधिकारों की हम लोगों ने जाति से उठकर बात हम लोग करने वाले हैं। इस हिमाचल प्रदेश में जहाँ पर ये भाजपा कांग्रेस वाले फ्री की वस्तुएं बांटकर जाति के आधार पर, जैसे जिनको आप तीसरा कहते हैं, ये अपना जाति का प्रमाण देकर अभी पंजाब में आए, जहाँ पर एक तरफ कहते हैं हम देशभक्त हैं, हम लोग जाति पाति से ऊपर उठ के बात करेंगे, वहीं पे जाति के आधार पे बिजली के बिल बांट कर आ गए वहाँ पे पंजाब के अंदर। तो ये लोग हो सकते हैं पहले, दूसरे, तीसरे, लेकिन हम पहले हैं इस हिमाचल प्रदेश में। आपने अभी तक सवर्ण आंदोलन को लेकर आपका पूरा आंदोलन चला, उसके बाद अभी आपने जो पार्टी का ऐलान किया उसमें लोकहित पार्टी इसको चुना, लोकहित का नाम चुना है ना, जनहित का नाम दिया आपने। तो जो विजन क्या है आपका समाज को लेके, क्योंकि अभी तक जो सवर्ण जो है, मान लिया हम आपके साथ भी हैं, लेकिन जो बाकी के जो लोग हैं वो अचानक से भी जब पार्टी के अंदर आएंगे तो विजन देखेंगे पार्टी का, कि बाकी लोगों के लिए और पूरे हिमाचल के लिए पार्टी का विजन क्या है? जी देखिए, सीधी सी बात है कि जहाँ पर आज तक भाजपा कांग्रेस जाति आधारित इस प्रदेश को बनाती आई, जाति आधारित योजनाएं, नीतियां इस हिमाचल प्रदेश में, चाहे वो किसान है, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो छात्र छात्राएं हैं, हर वर्ग को जाति के आधार पर बांटते आए। तो मैंने कहा कि हम पहले हैं जो जाति से ऊपर उठ के इस हिमाचल प्रदेश के 85 लाख लोगों के लिए बराबर नीतियां, योजनाएं इस हिमाचल प्रदेश में लेकर आएंगे, चाहे वो सरकारी कर्मचारी है, चाहे उनकी पदोन्नति है, चाहे हमारे छात्र छात्रा हैं, चाहे उनकी मेरिट है, चाहे उनकी उम्र सीमा है, चाहे उनकी फीस है, चाहे हमारे किसान है, चाहे उनके लिए सब्सिडी है, चाहे उनके लिए लोन है, चाहे उनके लिए कृषि उपकरण है, चाहे उनके लिए बीज खरीदना है, जो भी हमारे लिए वर्ग है, जाति से ऊपर उठ के लिए एक बराबर, एक समान, वो हम पहले हैं। और सबसे बड़ा हमारा विजन ये है, और इस विजन को लेके तो मैं आप लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ, भाजपा कांग्रेस वालों को ये कहना चाहता हूँ, अगर इनमें दम है, अगर इनमें हिम्मत है, तो ये जाति से ऊपर उठ के हिमाचल प्रदेश के 85 लाख लोगों के लिए एक बराबर, एक समान बात करके बताएं। हम डंके की चोट पे कहते हैं कि जिस प्रकार से इस हिमाचल प्रदेश में जाति से हटकर हर व्यक्ति के लिए बराबर बात की जाएगी, चाहे नीति, चाहे योजना, चाहे हमारे छात्र छात्राओं के लिए, चाहे हमने शिक्षा स्वास्थ्य की बात करी कि मुफ्त शिक्षा स्वास्थ्य बिना किसी जाति धर्म, चाहे हमारे भाजपा की सरकार में हमारे मुख्यमंत्री जहां पर बेटियों को शगुन भी जाति के आधार पे 31,000 रुपया देते हैं, जहां पर हमारे जो इस हिमाचल प्रदेश की चाहे भाजपा चाहे कांग्रेस, अगर वो किसानों को बीज भी देते हैं वो भी जाति के आधार पे देते हैं, राशन देते हैं वो भी जाति के आधार पे देते हैं, बच्चों को नौकरियां देते हैं वो भी जाति के आधार पे देते हैं, शिक्षा देते हैं वो भी जाति के आधार पे देते हैं। भैया, जाति नहीं चलेगी, योग्यता चलेगी। हिमाचल प्रदेश अपने दम पर आगे बढ़ेगा। ऐसी किसी भी नीति, ऐसी किसी भी योजना की बैसाखी इस हिमाचल प्रदेश को नहीं दी जाएगी। क्या आपकी पार्टी जातिवाद खत्म कर देगी? एग्जैक्टली। देखिए, जातिवाद की जहाँ पर बात खत्म करने की आती है, तो जब सबके लिए एक बराबर नीति योजना होगी, जब किसी प्रकार की असमानता नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली जाति अपने लिए कहीं पर भी मैटर नहीं करेगी। जातियां मैटर क्यों करती है? जातिवाद को बढ़ावा कौन दे रहे हैं? भाजपा कांग्रेस की सरकार है, जो हर चीज वो जाति के आधार पे बांटते हैं, मुफ्त योजनाएं बांटते हैं, जाति के आधार पे बांटते हैं, छात्रों को बांटा जाति के आधार पे, किसानों को बांटा जाति के आधार पे, कर्मचारियों को बांटा जाति के आधार पे। जब जाति के आधार पे कोई नीति योजना नहीं होगी,
मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश एक बहुत मजबूत स्थिति में आगे बढ़ेगा। और जहाँ पर बात योग्यता की आती है, जहाँ पर आप जाति के आधार पर आप प्रदेश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, हम ये दावे के साथ कहते हैं अगर इससे हिमाचल प्रदेश का युवा, अगर हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ेगा तो योग्यता के आधार पर आगे बढ़ेगा। रोमित जी, आपकी जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं, इस हिसाब से लगता है कि हिमाचल के अंदर अगर कहीं कमी है तो सिर्फ जातिवाद की वजह से है। अगर क्या आपको लगता है कि जातिवाद की अगर ये खत्म कर दिया जाए तो बाकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी? क्योंकि हिमाचल के अंदर, जैसे आपने भाषण में भी कहा, भी हिमाचल में बहुत सारा कर्जा भी है, तो इसको खत्म करने के लिए रोड मैप क्या है आपके पास? ये सारे जो मुद्दे हैं उनको रोड मैप क्या है उसका? जी देखिए, जिस प्रकार हिमाचल प्रदेश में बहुत ऐसे सोर्सेज हैं कि जिससे इस हिमाचल प्रदेश को मजबूत बनाया जा सकता है। यहाँ पे रोजगार उत्पन्न किए जा सकते हैं और यहाँ के युवाओं को सशक्त बनाया जाता है। बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिससे रोजगार उत्पन्न करके हम लोग यहाँ से बेरोजगारी को हम लोग दूर कर सकते हैं। जब बिना किसी जाति भेदभाव के साथ जब किसी युवा को उसकी योग्यता के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा, मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश निश्चित तौर पर मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। जब बिना किसी जाति, बिना किसी धर्म के भेदभाव के जब समान रोजगार सबको बराबर दिया जाएगा, हिमाचल प्रदेश मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। जहाँ पर बात आती है कर्ज की, हिमाचल प्रदेश में जब योग्यता के आधार पर हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ता है, जब कोई आगे बढ़ता है तो बहुत सारे सोर्सेज इस हिमाचल प्रदेश में, चाहे आप टूरिज्म के क्षेत्र में लें, चाहे आज हिमाचल प्रदेश के खनन, चाहे यहाँ पे पहाड़ खाली करके सीमेंट हिमाचल प्रदेश से, जहाँ पर यहाँ पर सस्ता होना चाहिए, यहाँ पर 465 का बैग देते हैं, दूसरे आप बॉर्डर पार करो आपको 300 साढ़े 300 रुपये का बैग मिलता है। हिमाचल प्रदेश का जो युवा है, जहाँ पर आज उसके योग्यता के आधार पर, उसके टैलेंट के आधार से, आपको युवाओं का टैलेंट आपको समझना पड़ेगा कि वो किस टैलेंट के आधार पे आगे बढ़ना चाहते हैं। आज हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश का आज कम से कम 30 से 40% युवा आज विदेशों में। क्यों? क्योंकि उनका जो टैलेंट है, उनके टैलेंट के आधार पर रोजगार उनको यहाँ पर नहीं मिलता। देवभूमि जनहित पार्टी हमारे युवाओं का टैलेंट को परख के हिमाचल प्रदेश में रोजगार के साथ उत्पन्न करेगी। जहाँ पर कर्ज मुक्त की बात आती है, जो भी मजबूत स्थिति में हम लोगों को नई नीतियाँ, नई योजनाओं के साथ हिमाचल प्रदेश को कर्ज मुक्त बनाने की और कदम बढ़ाने पड़ेंगे। हम लोग अपने कदम आगे। क्या जो ये आपके आरक्षण की आप बात कर रहे हैं ना, जैसे, तो क्या सिर्फ एससी का ये जो आरक्षण खत्म किया जाएगा, एसटी, ओबीसी या सबके आरक्षण खत्म करने की बात? जी देखिए, आरक्षण के लिए हम लोग किसी भी तरीके से वो नहीं मानते कि जहाँ पर ये बात एक जाति के आधार पे जब छात्रों के साथ, जब कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया जाता है और उनको पछाड़ दिया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक ऐसा महसूस करते हैं कि उनके साथ खड़े होने वाला कोई भी नहीं है। जब हम लोग जाति से ऊपर उठकर हम लोग बात करेंगे और जातिगत आरक्षण में जिस प्रकार से क्रीमी-लेयर सिस्टम बहुत बड़ा है इस हिमाचल प्रदेश में, और जो हमारे निम्न स्तर के जो लोग हैं, उन नीतियों योजनाओं का जब वो लाभ ही नहीं उठा पाते हैं, तो मुझे लगता है कि जो ऐसे ही क्रीमी-लेयर सिस्टम है, ये भी जातिगत आरक्षण में से जब समाप्त होंगे, हर व्यक्ति को, हर वर्ग को उसके अधिकारों की पूर्ति अवश्य। मदन भाई, आपसे जानना चाहूंगा, जैसे कि रोमित भाई ने तो कहा कि आप दोनों जो है इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन लोगों के आप दोनों ही लोकप्रिय रहे और लोग कह रहे हैं कि आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए। लोगों ने अगर प्रेशर बनाया तो क्या आप उतरोगे इलेक्शन में या फिर भी आप नहीं लड़ोगे? जैसा कि अभी मंच पे भी आप सभी को बताया गया कि हम लोग इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, वो पूर्णतः सत्य है। एक व्यक्ति संगठन देखेगा, दूसरा व्यक्ति राजनीति को देखेगा, और ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। पूरी तरह से हम संगठितों के कार्य करेंगे और हम लोग इस 68 विधायक, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा और मजबूर हो गए, हमें राजनीति में आना पड़ा, और उन्होंने कहा कि यदि आपको अपनी मांगे मनवानी है तो आपको इलेक्शन लड़ना पड़े। तो मैं उन लोगों को भी बताना चाहूँगा जो आज हमें ये कहेंगे कि इन लोगों को राजनीति में आना था, कि हमने तो प्रदेश के मुखियों की बात को माना है। हम लोग को जानबूझ के नहीं आए। जैसा हमारे बड़े मुखिया ने कहा कि जिन जिन लोगों को अपने समाज के लिए बेहतर कार्य करना है वो भी राजनीति में आए, तो उसी रास्ते हम लोग यहाँ पे आए हैं। और हम लोग राजनीति में अपने लोगों को बेहतर सुविधा देने के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने समाज को, जो एक गरीबी वर्ग में आज हमारा हिमाचल प्रदेश इतना ज़्यादा है कि यहाँ पे सिर्फ 10% लोग ही, यदि आप हिमाचल प्रदेश का आंकड़ा निकालेंगे तो 10% से ज़्यादा लोग यहाँ पे, जिनकी आय 15 लाख वार्षिक से ऊपर है, वो लोग हैं। यहाँ पे बहुत कम लोग वो हैं जिनके 70% लोग आज वो हैं जो 8 लाख से भी कम आय वाले हैं वार्षिक आय। तो हम लोगों को, उन लोगों को उत्थान के लिए योजना बनानी है। हम लोगों को उन लोगों के परिवारों को सशक्त करने बनाने के लिए कार्य करना है। मदन जी, अगर बात करें, आप कह रहे हैं कि अपने लोगों के लिए काम करना है,
अभी हम लोग ये कह रहे हैं कि सरकारों ने कोई काम नहीं किया, लोगों के लिए बेरोजगार हैं, ये सभी चीजें। कल को अगर आप लोग भी काम नहीं करते हैं तो क्या आप लोग भी जब राजनीति में आएंगे तो क्या आपकी पार्टी भी लोगों को भूल जाएगी या काम करेगी उनके लिए? देखिए, जिस प्रकार से क्रांति 70 साल में पहली बार 3 साल पहले उस क्रांति ने जन्म लिया था, तो आगे भी आप लोगों को सभी को विश्वास देना चाहता हूं, पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों को, कि हम लोगों की सबसे पहली कार्य आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करना है। और जैसे भाई रुमि जी ने बहुत सारी 8 योजनाएं हमारी है, और जो 8 योजनाएं हम लोग कार्य करने वाले हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में, मुझे नहीं लगता कि जब वो योजना कभी पूरी तरह से हमारे आने के बाद जमीन पे जब वो लागू होगी तो किसी चीज़ की कमी होगी। दूसरा, अब देखना ये है कि चाहे भाजपा है या कांग्रेस है या आम आदमी पार्टी, उन 9 योजनाओं में से कितनी वो अपने लिए कॉपी पेस्ट करती है, क्योंकि इन लोगों के पास अपने पास कोई योजना है नहीं। किसी न किसी व्यक्ति की योजना, मुंह से कोई शब्द निकलते हैं, ये अपने कार्य के लिए अपने अखबारों में उस चीज़ को एजेंडा बना के लगाती है। इसीलिए हमने आप सभी के समक्ष 9 योजनाएं रखी है और जिसपे हम बखूबी से काम करेंगे, और आने वाला समय आपके सामने होगा। यदि हम लोग नहीं करेंगे, आप भी उसी वक्त वहीं पे ही होंगे। आप पूछ सकते हैं कि आपने वादा करके आप लोग मुकर गए, परंतु जितनी भी योजनाएं हैं 1 साल के अंदर अंदर हम पूरी करने में हर संभव कोशिश करेंगे। मदन भाई, आप लोगों ने तो डिसाइड कर दिया, एक राजनीति देखेगा, एक संगठन देखेगा, लेकिन जो लोग थे वो आपसे जुड़े थे, आपके विजन पे आप लोगों के साथ जुड़े थे। अब आप इलेक्शन में नहीं है और उम्मीदें अभी भी आपसे है। जैसा हमने लोगों से भी बातचीत की तो लोगों का कहना है कि आपको दोनों को जो है वो उतरना ही चाहिए, क्योंकि आप मुख्य फेस है। हमें पता है कि हमारे पूरे समाज ने जिस प्रकार से हमें सर आंखों पे बिठाया है, जिस प्रकार से, क्योंकि हमारे एक कहने पे, जिस वक्त हमने पैदल यात्रा की, एक बारी कहने से हमारी माताओं बहनों ने हर घर से एक एक रोटी का जो आह्वान किया था, पूरी तरह से हमें कहीं भी इन सभी मेरे समाज का पूरा जो प्यार है सर आंखों पे, परंतु मजबूरन बहुत सारे कार्य संगठन में जो बैठ के पीठ के पर्दे के पीछे से कार्य करने के होते हैं, उसका निर्वहन भी बखूबी से निभाना पड़ता है। कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग बहकाएंगे, वो कहेंगे कि दोनों व्यक्ति राजनीति में आ जाए, ताकि जो पर्दे के पीछे जो कार्य होते हैं वो चीजें वो पूरी ना कर पाए। इसलिए हम लोग पूरे साम दाम दंड भेद के पूरे ये चारों नीतियों को लागू करते हुए आगे बढ़ेंगे। जीत को लेकर कितने सुनिश्चित? बिल्कुल 75% स्वर्ण समाज है, और अब हम बात कर रहे हैं हर उस गरीब वर्ग की। जब हम आर्थिक आधार पे आरक्षण की बात कर रहे हैं, उसमें 5% छोड़ के 95% लोग हमारे साथ हैं। और जब अगर अच्छे सही मायने में आप समझेंगे, हमारे समाज के सारे सर्व समाज के लोग जब इस चीज़ को मानेंगे तो हमारी जीत सुनिश्चित है, क्योंकि हम लोग कोई फ्री की चीज़ नहीं बांट रहे। हम लोग मुद्दे पे बात कर रहे हैं, हम लोग उन मुद्दों पे बात कर रहे हैं जिस मुद्दों से 70 साल से प्रदेश को भटकाया गया है। पार्टी बनाने की बात हुई और इलेक्शन लड़ने का भी सोच लिया गया, तो कहीं ना कहीं आपके हर निर्वाचन क्षेत्र में जो आपके उम्मीदवार हैं उनसे भी बातचीत भी होगी, तो कोई एक ऐसे उम्मीदवार जो आप कह सकते हैं कि सीट से ये हो सकते हैं, बता दिया जाए आने वाले समय में, क्योंकि लोगों की और हमारी नजरें आप लोगों पे थे। ऐसा है कि देखिए, अभी तो घोषणा हुई है, जी है ना, तो धीरे धीरे बताएंगे, और जैसे जैसे आपके सामने हम लोग चेहरे लाते रहेंगे, आपको सबसे पहले बताएंगे, क्योंकि आप ही वो माध्यम है जिसके माध्यम से पूरे हिमाचल प्रदेश के जन जन तक उन उम्मीदवारों का जो चेहरा है वो लोगों तक पहुंच रहा है। तो आप हमारे लिए, आप इस संविधान का, इस देश का चौथा स्तंभ है, तो आप हमारी इस मुहिम का भी सबसे मजबूत स्तंभ है। तो जब मजबूत स्तंभ है तो आपके माध्यम से ही हम लोग लोगों तक इस बात को पहुंचाएंगे। कितनी सीटें जीतने का अनुमान है? बात ऐसी है, देखिए ऐसा है कि 68 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, जो जितने भी हर एक पार्टी आ रही है, फ्री का एक कार्ड खेल के जा रही है, झाड़ू आएगा, मैं 125 वोट फ्री आपको यूनिट फ्री करूंगा, कोई कुछ फ्री करेगा, आप इसका समर्थन करते हैं? देना चाहिए फ्री किसी को? साहब, मैंने पहले शब्दों में कहा कि फ्री की किसी भी दी हुई चीज़ का हम पूर्ण तरीके से विरोध करते हैं। इस हिमाचल प्रदेश में अगर कुछ भी फ्री अगर मिलेगा तो वो मिलेगा सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य, उसके अलावा इस हिमाचल प्रदेश में एक चीज़ भी कोई फ्री में नहीं। मतलब आपके फ्री का कोई मुद्दा नहीं है।